Now, this is the fourth lecture. Here, we analytical method. Analytical method for dynamic balancing. Analytical method for dynamic balancing. Dynamic balancing, we in a graphical method we consider two polygon, that is the top polygon and that is the fourth polygon. So here is we consider both. First of all, we balancing the torque balancing. Torque balancing. From diagram, this is the shaft. This is the shaft. Here is the one mass M1. Here is the M2, and here is the M3, and you can say balanced mass. Here is the two MB1 and MB2. This is the mass M1, M2, M3. For draw the torque polygon, we make this is the reference line. So this reference line, this length LB1 इक्वल टू 0. भी यहीं से अगर इस मास की हमें अगर डिस्टेंस निकालना है इस रेफरेंस प्लेन से, वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसी को ही हमने रेफरेंस प्लेन माना है. तो हमारा यहाँ पे LB1 0 हुआ था, इस वजह से ये मास जो हमारा MB1 है इसका जो टॉर्क है वो हमारा 0 हो गया. तो हमारा जो इससे जो डिस्टेंस था M1 से वो हमारा क्या था L1. M2 से जो डिस्टेंस है इसी रेफरेंस पॉइंट से वो हमारा था L2. और इसी रेफरेंस प्लेन से आपका जो M3 था इसका डिस्टेंस था वो था L3. और इसी से ही आपका जो आगे MB2 का जो डिस्टेंस है दैट इज द LB2. LB1 आपका 0 है लेकिन LB2 आपका मैक्सिमम है. इस तरह से हमारा B1 नहीं आ रहा था टॉर्क बैलेंसिंग में. टॉर्क बैलेंसिंग में जब हमने फोर्स को निकाला था F1, F2, F3, तो जो हमारा जो रिजल्टेंट आया था, ये जो रिजल्टेंट आया था ये हमारा इस मास के लिए आया था MB2 के लिए, क्योंकि MB1 के लिए तो LB1 0 है, इस वजह से 0 है, तो हमने वो निकाला था पहले. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड करेंगे. तो एनालिटिकल मेथड में भी हमें स्पेस डायग्राम बनाना पड़ेगा. स्पेस डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल मेथड में, कि हमें जो ये फोर्स दे रखे हैं किसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट से, जैसे कि M1 है, ये यहाँ पे आपका क्या है M2 है मान लो, और यहाँ पे आपका क्या है M3 है. M3 मास, दिस इज द अनबैलेंस मास है. और जो हमने टॉर्क पॉलीगन के अंदर जैसे जो रिजल्टेंट निकालना है वो हमारा रिजल्टेंट जैसे MB2 के लिए आया था जो हमने ग्राफिकली देखा था. तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि टॉर्क पॉलीगन हमने ड्रा करना है. तो ये हमें एंगल दिया रहेगा θ1, ये एंगल हमारा क्या है θ2, और यहाँ से हमारा जो एंगल ये है हमारा ये क्या है θ3. तो यहाँ पे हमने अगर टॉर्क को निकालना है तो टॉर्क T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 R1 इंटू में लेंथ L1. M1 R1 ये मल्टीप्लीकेशन है, इंटू में लेंथ क्या हो जाएगी L1. ये जो लेंथ है वो यहाँ पे दिख रही है इस डायग्राम में, आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये L1 ये डिस्टेंस है. यहाँ T2 के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे M2 R2 इंटू में L2. ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगी M3 R3 इंटू में L3. अब अगर इसके हमने दो कंपोनेंट तोड़ने हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. मान लो दिस इज द हॉरिजॉन्टल, मान लो क्या दिस है ही हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए अगर हमने इसकी वैल्यू लेनी है तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी M1 R1 L1 cos θ1. इसकी वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी M1 R1 L1 साइन θ1. सेम अगर हम फोर्स ये जो 2 है 2 फोर्स है इसका जो हमने टॉर्क की अगर लेनी है तो M2 R2 L2 cos θ2. ऐसे तीसरे के लिए हो जाएगी M3 R3 L3 cos θ3. ऐसे वर्टिकल में हो जाएगा M2 R2 L2 sin θ1 sin θ2
m3 r3 l3 sin थीटा 3। तो इस तरह से ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गए, ये आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो सेम जैसे सिमिलरली हमने स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए किया था, सिमिलरली हमने यहाँ पे भी क्या करना है, इनको ऐड ऑन करना है, इनको ऐड ऑन करना है m1, और जो हमारा यू कैन से दैट m1, अगर हमें एक इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन है सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो उसको हम टॉर्क की फॉर्म में लिख लें, टॉर्क T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस में TB2 दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो ये B2 लिखा हुआ ना, तो हम B2 लेके चल रहे हैं, यहाँ पे सबके नीचे 1 2 3 लिखा हुआ, तो 1 2 3 ले रहे हैं। तो ये जो टॉर्क निकल रहा है वो इसके लिए है, ये टॉर्क निकल रहा है वो इसके लिए है, जो कि हमने यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है। तो हमें ये टॉर्क TB2 अगर इक्वल टू करेंगे तो ये सारे माइनस में चले जाएंगे उधर, T1 प्लस T2 प्लस T3, यही होगा। ये अगर हमें ये निकालना है तो इन तीनों को हम जीरो की उस साइड ले जाएं, उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएंगे, तो माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 ये। अब इसी को मैं सोल्व, मतलब T1 की जगह वैल्यू पुट कर दूं, T1 की जगह वैल्यू पुट करूं, T1 की जगह वैल्यू पुट करूंगा, तो हमने ये वैल्यू ये ली थी m1 r1 l1 प्लस m2 r2 l3 प्लस l2 प्लस m3 r3 और l3 और प्लस mb2 rb2 और lb2 इक्वल टू 0। ऐसे होगा टॉर्क को अगर बैलेंस करना है। अब अगर इसको मैं एक जगह रख लूं, जो हमें ये कैलकुलेट करना है, और इन तीनों को मैं दूसरी साइड ले लूं, तो ये आ जाएगा mb2 rb2 और lb2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 r1 l1 प्लस m2 r2 l2 प्लस m3 r3 और l3, ये हो जाएगा। पहले टॉर्क के फॉर्म में, वो टॉर्क को मैंने सिर्फ क्या कर लिया, टॉर्क की जगह वैल्यू डाल दी m1 r1 l1, तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन लिख ली है। अब ये तो एक कॉमन है, लेकिन इसको अगर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ना है, तो इस देखो ये वैल्यू mb2 rb2 lb2 इक्वल टू m1 r1 l1, m1 r1 l1 के दो कंपोनेंट तोड़े, एक तो m1 r1 l1 cos थीटा 1 और एक sin थीटा 1। तो इस यहाँ पे हमने क्या करना है, दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। या फिर ये कह सकते हो टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन, टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। और अगर एक्स डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को ही अगर हम लिखेंगे, तो mb2 rb2 lb2 क्या आ जाएगा, cos थीटा b2, ठीक है, ये आ गया। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m1 की जगह आ जाएगा mi ri li cos थीटा i, ठीक है, ये समेशन ऑफ ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1 फॉर x डायरेक्शन, यू कैन से दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर यू कैन से y डायरेक्शन, अगर हमें y डायरेक्शन लिखना तो यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क इन y डायरेक्शन, टॉर्क इन y डायरेक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा mb2 rb2 lb2, सिंपली यहाँ पे cos की जगह आ जाएगा sin थीटा b2, that is equal to minus of summation of I equal to 1 to n m I mi ri li, और cos की जगह आ जाएगा sin थीटा i, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने m1 r1 l1 को समेशन ऑफ हो सकता है n तक हो सकते हैं, n तक हो सकते हैं, यहाँ पे तो 3 वहां से n तक हो सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे
समेशन ऑफ n लिखा है, अगर 3 वैल्यू हों तो 3 वैल्यू को जोड़ दोगे, m1 r1 l1 cos थीटा 1 प्लस m2 r2 l2 cos थीटा 2 प्लस m3 r3 l3 cos थीटा 3, 3 को जोड़ के और इसके इक्वल निकल जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने निकाला, ये आपका क्या है x डायरेक्शन में और ये आपका है y डायरेक्शन में। अब हमें दोनों को स्क्वायर करना है और ऐड करना है। अब हमने दोनों को क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी क्या है इक्वेशन 2। तो ऐड, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इनको हम स्क्वायर एंड एडिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा mb rb2 mb2 rb2 और lb2 और cos थीटा b2 का स्क्वायर प्लस mb2 rb2 lb2 sin थीटा b2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर पूरे का प्लस इसका स्क्वायर, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi ri li cos थीटा i का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi ri li sin थीटा i का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस कुछ नहीं, सिंपली मैंने ये लिखा है, स्क्वायर किया है। अब इसमें वही cos थीटा b2 का स्क्वायर प्लस sin थीटा b2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो बच जाएगा mb2 rb2 और lb2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, mb2 rb2 lb2, ये मैंने क्या किया, इनमें से कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर भी है, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा b2 प्लस sin स्क्वायर थीटा b2, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और इसके इक्वल में जो हमारा यहाँ पे आगे है वो हमारा वही है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, ठीक है, माइनस था लेकिन माइनस स्क्वायर करने के बाद माइनस तो हट जाएगा, mi ri li cos थीटा i का स्क्वायर, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi ri li sin थीटा i का स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो इस तरह से ये हमारा इक्वल है, ये हमारा cos स्क्वायर थीटा b2 प्लस sin स्क्वायर थीटा b2, ये आपका वर्गमूल हो गया, तो mb rb2 lb2, अगर इसको मैं शॉर्ट उसमें फॉर्म में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा mb2 rb2 और lb2 और इसका है स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे अगर लिख दूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दूं वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी mb2 rb2 lb2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर, इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू हमें दी रहेगी, तो हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा फोर्स आपका mb2 हमने अनबैलेंस जो फोर्स है उसको हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये तो हमारा टॉर्क बैलेंसिंग था, टॉर्क बैलेंसिंग को आपको यहाँ तक करना है, और इसके लिए जो हमारा जो मास जो आपका mb2 है जो हमने रिजल्टेंट लगाना है, उसके लिए अगर थीटा निकालना है तो सिमिलरली थीटा के लिए क्या करेंगे, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है उसको ऊपर रखेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको नीचे रखेंगे, यहाँ से हमारी ये आएगी tan थीटा की वैल्यू आएगी, और tan थीटा को हम अगर थीटा निकालना है तो इसको tan इनवर्स कर लेंगे, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हमारा जो मास mb2 है, फोर्स जो हमारा mb2 है जिसकी वजह से हमारा वो आएगा, डायरेक्शन आ जाएगी, वो हमें पता लग जाएगी, तो ये तो हमारा था टॉर्क बैलेंसिंग। और अगर हमें फोर्स बैलेंसिंग करनी है तो उसके बाद हमें फोर्स बैलेंसिंग करनी है,
टॉर्क बैलेंसिंग आपको करना ही करना पड़ेगा। डायनेमिक बैलेंसिंग में हमने दो तरह की बैलेंसिंग करनी है, एक तो टॉर्क बैलेंसिंग और दूसरी हमारी फोर्स बैलेंसिंग। तो टॉर्क बैलेंसिंग हम कर चुके हैं एक मास निकालने के लिए। अब हमें दूसरा जो मास निकालना है, जो दो मास हमारे बैलेंस करेंगे, उसके लिए हमें फोर्स बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो फोर्स बैलेंसिंग में क्या है, टॉर्क बैलेंसिंग हमने किया है, अब हमने करना है उसी दो प्रॉब्लम का फोर्स बैलेंसिंग। क्या करना है, फोर्स बैलेंसिंग। फोर्स बैलेंसिंग में टॉर्क बैलेंसिंग करने के बाद ही फोर्स बैलेंसिंग करेंगे, हमें दोनों को ऐड साथ साथ ही रखना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर हमारे तीन मासेज हैं, M1, M2, M3, और हमने दो मास जैसे एक यहाँ पे लगाना है बैलेंस करने के लिए और एक मास यहाँ पे लगाना है। ये आपका MB1 है और ये आपका MB2 है। ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, किसी भी एंगल पे होंगे, वो निकल के आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस। इनके रिजल्टेंट की वजह से जो हमारे मासेज निकल के आएंगे, हम ये नहीं कि भी हमें इसी डायरेक्शन में लगाना है, किस डायरेक्शन में होगा वो नहीं पता, लेकिन हमें टॉर्क टॉर्क जो डायग्राम है या टॉर्क के लिए हम एनालिटिकल मेथड किया था, तो हमने जो रेफरेंस है वो इसी इसी उसके ऊपर लिया था जिसके ऊपर हमने मास लगाया। इस वजह से हमारा ये MB1 आपका लेंथ मल्टीप्लाई करने की वजह से टॉर्क की वजह से जीरो हो गया था। तो यहाँ पे L1 था, ये ऐसे सेकंड के लिए आपका L2 था, थर्ड के लिए L3 था और इसके लिए आपका LB2 था। तो LB1 आपका जीरो हुआ था टॉर्क के केस में। नाउ फोर्स बैलेंसिंग के केस में हमने सिंपली क्या है, जैसे जो स्पेस डायग्राम है, स्पेस डायग्राम में हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ जैसे M1 की θ1 दे रखा है, ऐसे ही आपका हॉरिजॉन्टल के साथ ही आपको क्या दे रखा है, θ2, और ऐसे ही थर्ड जो मास था उसके हॉरिजॉन्टल के साथ आपको क्या दे रखा है, θ3। तो हमने इनके क्या कर लेने हैं, कंपोनेंट लेने हैं, फोर्स की फॉर्म में लेना है। जैसे F1 आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M1 R1। जैसे ये आपका M1 है तो M1 इनटू में डिस्टेंस मल्टीप्लाई R1 इनटू में क्या हो जाएगा, cos θ1। ऐसे ही आपका F2 निकलेगा, क्या हो जाएगा, M2 R2 cos θ2, और ऐसे ही आपका F3 के लिए क्या हो जाएगा, M3 R3 cos θ3। और आपने जो एक और जो निकाल लिया था फोर्स MB2, उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, FB2 दैट इज इक्वल टू MB2 RB2 और cos θB2। ये थीटा भी हम निकाल चुके थे ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ टॉर्क बैलेंसिंग। टॉर्क बैलेंसिंग में हमने जो ये F1 टॉर्क की वैल्यू निकाली थी, तो वहां से हम ये वैल्यू निकाल चुके थे, MB2 RB2 और cos θB2। तो हमने क्या करना है, ये फोर्स को ऐड ऑन करना है। ये चार तो हमारे पास हैं, लेकिन जो पांचवा जो फोर्स है ये हमारे पास नहीं है। जब हम इसका अगर ग्राफिकली देखें, मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया था कि M1 को अगर हमने ये ऐसे ड्रा किया, ये फोर्स F1 की डायरेक्शन ये ऐसे ड्रा की, स्टार्टिंग में किया था, याद आपको। उसके बाद आपने M2 के लिए फोर्स का इस तरह से, मान लो इस डायरेक्शन में है तो इस फोर्स को हमने विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर यहाँ पे किया था। थर्ड जो फोर्स था इसका जो था विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, इसके हेड के आगे हमने ऐसे किया था। फोर्थ जो आपका है इसको भी हमने इस तरह से करके यहाँ ऐसे इस तरह से कर लिया इसकी हेल्प से। तो जो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिला है, तो जो हमारा पांचवा जो फोर्स है वो ये है। ये फोर्स हमने क्या करना है, निकालना है, FB1। FB1 जो इधर की साइड हमारा लगा है दैट इज इक्वल टू MB1 RB1। अगर इसको कंपोनेंट की फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर फोर्स की फॉर्म में देखें तो ये हमारी फोर्स की वैल्यू है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, जिससे कि हमें ये पता लगे कि MB1 हमारा कितना है। MB2 हमने किससे निकाल लिया था, टॉर्क पॉलीगन से, और MB1 हमने निकालना है फोर्स पॉलीगन से। इस वजह से हम दोनों बनाते हैं। तो ये तो मैं ग्राफिकल समझा रहा था आपको, ग्राफिकल से आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि भाई हमें एनालिटिकल मेथड में भी हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो F1 F2 F3 और FB2। तो जब हमें अगर इसको बैलेंस करना है, तो हमने, जैसे कि अगर हमारे पास कंपोनेंट नहीं है, अगर ओनली फोर्स है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस FB2 और प्लस FB1 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें अगर ये पता है तो इन चारों को हम क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे और हमें FB1 निकालना है। तो FB1 अगर हमें निकालना है तो FB1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस FB2। ये हमें एक इक्वेशन है स्टार्टिंग की, जिसको हमें अंडरस्टैंड है, तो इसके इर्द गिर्द ही हमें इसके इर्द गिर्द चलना है, इसी के साथ साथ चलना है।
तो हमने ये F1 F2 F3 Fb इसको हमने मिटा दिया, रब कर दिया। FB1 की जो वैल्यू है हमने निकालनी है, ये किसके इक्वल होगी जब हम कंपोनेंट में लेंगे। अगर मान लो आपका FB1 यहाँ पे आ रहा है, FB1 यहाँ पे आ रहा है कि भाई जो आपका मास है MB1 यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या आ जाएगा, FB1 आ जाएगा। और ये MB2 है, यहाँ पे मास MB2 लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, FB2 जो FB2 हमारे पास है, जो हमने टॉप पॉलीगन की हेल्प से निकाला, लेकिन FB1 नहीं है हमारा, ना एंगल हमारे पास, नहीं ही हमारा मैग्नीट्यूड है। तो हमने ये निकालने के लिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको तोड़ लिया। इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अगर FB1 का अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे FB1 का, तो ये एंगल आपका क्या है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल है आपका थीटा B1, ठीक है। तो FB1 का कोस कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, MB1 RB1 और कोस थीटा B1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 की जगह हम क्या लिखेंगे, M1 R1 cos थीटा 1, M1 R1 cos थीटा 1 प्लस F2 की जगह क्या लिखेंगे, M2 R2 cos थीटा 2 प्लस F3 के लिए क्या लिखेंगे, M3 R3 cos थीटा 3, ठीक है। और प्लस FB2 के लिए क्या लिखेंगे, MB2 RB2 cos थीटा B2। इस तरह से हम पूरा इक्वेशन को लिख लेंगे। ये एक इक्वेशन आई है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, और अगर ऐसे ही हम वर्टिकल कंपोनेंट की लिखेंगे तो यहाँ पे cos की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। MB1 RB1 यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा B1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ M1 R1 साइन थीटा 1 प्लस M2 R2 साइन थीटा 2 और प्लस M3 R3 साइन थीटा 3 और प्लस MB2 RB2 साइन थीटा B2। इस तरह से ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। दिस इज द इक्वेशन 2 फॉर वर्टिकल कंपोनेंट y डायरेक्शन एंड दिस इज द इक्वेशन 1 फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x डायरेक्शन। तो ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायर और ऐड करना है। सिंपली कुछ नहीं है, स्क्वायर और ऐड करेंगे तो MB1 RB1 cos थीटा B1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर और एडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, MB1 RB1 साइन थीटा B1 का स्क्वायर और एडिंग कर रहे हैं 1 और 2 को। ये इक्वेशन 1 थी आपकी, ये इक्वेशन 2 है जिसमें साइन कंपोनेंट आ रहा है सब में, यहाँ पे कोस कंपोनेंट है, बस इतना ही चेंज है। अब इन दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट साइड के जो हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिए, अब ऐसे राइट साइड के स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इनको हम समेशन भी कर सकते हैं जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। अगर इसको मैं समेशन में लिखूं, समेशन ऑफ MI, यहाँ पे I इक्वल टू 1 to n MI RI cos थीटा I का cos थीटा I MI RI cos थीटा I, ये तो 3 तक है, M1 R1 M2 R2 M3 R3, लेकिन यहाँ पे देखो MB2 आ रहा है, इसके लिए तो नहीं लिख सकते, इसको प्लस में हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा MB2 RB2 cos थीटा B2। भाई हमने जैसे 3 मास लगे हुए थे बीच में M1 M2 M3, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने बैलेंस करने के लिए एक MB1 और एक MB2 दो निकालने थे। तो MB2 तो जो हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, जो ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड किया था, और जो हमने B1 निकालना था यहाँ से, भाई जो हमारा 2 मास थे उसमें से एक मास हम निकाल चुके थे विद द हेल्प ऑफ टॉर्क बैलेंसिंग, और दूसरा मास हमने निकालना है फोर्स बैलेंस की वजह से। इस वजह से हमारा जो निकल चुका है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और जो निकालना है उसको हमने यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से हमने जो निकालना है उसमें B1 आ रहा है, और जो हमने निकाल चुके हैं उसको हमने इसके साथ ही ऐड कर दिया है। लेकिन जो समेशन हो रहा है वो इन 3 का हो रहा है, 4 का, 5 का, 6 का, जो भी हमने अनबैलेंस दे रखे हैं, और प्लस जो हमने निकाला था उसको हमने साथ में रखना है, ठीक है। तो इस पूरे का क्या करना है, हमने स्क्वायर करना है, इस पूरे का स्क्वायर करना है, प्लस अब हमने इधर वाले इसको लेना है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ
समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे भी आ जाएगा एम आई आर आई, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा आई प्लस एम बी टू आर बी टू साइन थीटा डी टू का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर करके फिर हमने ऐड करना है, तो हमने सिर्फ सिंपली इसको लिखा है इस तरह से, ठीक है। माइनस हमारा कॉमन है भाई, इन दोनों को हमने ये प्लस किया हुआ ना, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये पूरा उसके आगे माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस ऑटोमेटिकली हट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तो पूरे पे है ये माइनस ब्रैकेट बीच में। इतनी बात क्लियर है? अब हमने वही सेम सिमिलरली cos थीटा b1 का स्क्वायर प्लस sin थीटा b1 का स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, तो हमारा जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, mb1 rb1, ये हमारा साइड में हमारा ये बच जाएगा। कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या कॉमन लिया इन दोनों में से, mb1 और rb1, mb1 और rb1 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और इसका क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका यहाँ पे समेशन ऑफ एम आई आर आई कोस थीटा आई, ठीक है, आई इक्वल टू 1 to n और प्लस एम बी टू आर बी टू कोस थीटा बी टू का पूरे का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई साइन थीटा आई प्लस एम बी टू आर बी टू कोस थीटा बी टू का होल स्क्वायर। इस तरह से ये इसके इक्वल आ गया एम बी बराबर, यहाँ से स्क्वायर को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा पूरे पे, इसके अंदर ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके सारे कितने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर है, और प्लस ये सारे हमारे क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट हैं, तो ये हमारे वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू mb1 rb1, ठीक है, और इसका अंडर, तो इस तरह से हम p1 की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हमें रेडियस दे रखी है तो रेडियस से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा ओरिजिनल कंपाउंड निकालने के लिए ये हमें याद रखना है। अगर हमने किसी भी क्वेश्चन को एनालिटिकल मेथड की हेल्प से सोल्व करना है तो ये हमें याद होना चाहिए, पहले हम निकालेंगे टॉर्क बैलेंसिंग, फिर हम निकालेंगे फोर्स बैलेंसिंग, इस तरह से मास m1 mb1 जो और आपका मास mb2 दोनों जो बैलेंस करने के लिए मास हैं हम वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। तो हमें अगर एनालिटिकल मेथड अगर थ्योरेटिकली पूछा हुआ है क्वेश्चन पेपर में तो आपने इस तरह से सॉर्ट आउट करना है, दोनों निकालने हैं। डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए पूछा हो तो आपने दोनों निकालने हैं, टॉर्क बैलेंसिंग और फोर्स बैलेंसिंग। अगर ओनली स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए पूछा है तो एक एग्जांपल लेके 2 मास का 3 मास का जो आप ले सकते हो उसका समेशन करना, इस तरह से कैलकुलेट करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।